सुबह के 6 बजे होते हैं। निशा किचन में नाश्ते की तैयारी में लगी होती है। तभी सासू माँ किचन में दाखिल होती हैं। अरे निशा बहू, देख तो जरा कितना बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में ना वो कुछ बढ़िया सा गर्मा गर्म बना लो जो सीधे दिल को छू जाए। मम्मी जी सही कह रही हो, इस मौसम में कड़क अदरक वाली चाय और साथ में बिस्किट हो, आहा तो मजा ही आ जाए, पेट भी हल्का रहेगा। बिस्किट? अरे ना बहू, सुबह सुबह बिस्किट खाकर पेट का कबाड़ा थोड़ी ना करना है। जरा गर्मा गर्म आलू प्याज के थोड़े पकौड़े तल ले, साथ में कड़क अदरक वाली चाय मिल जाए तो क्या ही मजा है। और हाँ, पकौड़ों में बेसन थोड़ा कम लगाना, वो क्या है ना, कम बेसन के पकौड़े कुरकुरे बनते हैं बहू। ये भगवान, कैसे भुक्खड़ ससुराल वाले हैं मेरे, खाने के अलावा इन्हें और कुछ सोचता ही नहीं। अरे जरा सी बूंदा बूंदी क्या हुई, इन्हें चाय पकौड़े याद आने लगे। और यहाँ 45 डिग्री में बहू बेचारी अपनी किस्मत तल रही है। किचन की 45 डिग्री की गर्मी में आंखों में प्याज के तीखे आंसू और सिर से पैर तक पसीने में लथपथ निशा प्याज काट रही होती है। गर्मी में पसीने से सिर से पैर तक लथपथ, आंखों से गंगा जमुना बह रही होती है। एक तरफ गैस पर बनने के लिए चढ़ा देती है चाय और दूसरी तरफ पकौड़े तल रही है। हे भगवान, विदाई पर इतना नहीं रोई होंगी मैं जितना इस कमबख्त प्याज से रुला दिया। बाहर बूंदा बूंदी क्या हुई, इन भुक्खड़ों को पकौड़े खाने का मन हो गया और ये मैं यहाँ 45 डिग्री की गर्मी में सड़ रही हूँ। तभी देवर विकास और ननद चारू किचन के दरवाजे पर आते हैं। वाओ भाभी, आलू प्याज के पकौड़े, मजा ही आ गया। निशा खौलते तेल में पकौड़े छोड़ती है। छन छन, हर पकौड़े की आवाज के साथ उसका खोल उठता है खून। बाहर हॉल में टेबल पर सभी घर वाले बैठे होते हैं। तभी निशा पसीने से तर बतर, बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ पकौड़े और चाय लेकर पहुंचती है। ये लीजिए आपके चाय पकौड़े, खा लीजिए। सभी घर वाले अपनी प्लेटों में पकौड़े रखते हैं और चाय के साथ खाने लगते हैं। वाह वाह, वो क्या कुरकुरे पकौड़े बनाया, दिल ही खुश कर दिया तूने तो। हाँ मम्मी जी, आपकी रूह तृप्त हो गई होगी। और यहाँ 45 डिग्री की भट्टी में मैं खुद कोयला बने जा रही हूँ। देखो तो जरा, इस भयंकर गर्मी में भी ये लोग तला भुना ऐसे घुस घुस कर खा रहे। वाह निशा, आज तो कड़क अदरक वाली चाय ने मजा ही ला दिया। वैसे पकोड़े के साथ हरी धनिया की चटनी होती ना तो मजा आ जाता। एक काम करो ना, जल्दी से हरे धनिया की चटनी बना लाओ ना। अब इन्हें चटनी भी बना कर दो? अरे मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूं जो मुझे गर्मी नहीं लगती। तभी ससुर जी डकार मारते हुए कहते हैं, अरे भाई मानना पड़ेगा, सुबह का नाश्ता ऐसा हल्का फुल्का ही होना चाहिए, पेट एकदम हल्का रहता है। हल्का फुल्का? और एक प्लेट भर का आलू प्याज के पकोड़े ठूस किए और हल्का फुल्का कह रहे हैं। अरे ये इंसान है भी या नहीं? तभी रोहित निशा से कहता है, अरे निशा तुम भी खाओ ना, खड़ी क्यों? तुम ही खाओ ये पकोड़े। अभी नाश्ता खत्म ही हुआ था कि सासू माँ अपनी प्लेट एक तरफ खिसकाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, बहू दोपहर के लंच का भी सुन ले, ज्यादा ताम झाम मत करियो। बस बढ़िया मसालेदार राजमा चावल और साथ में थोड़ी सूखी सब्जी और साथ में सभी के लिए 2 गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां सेक लेना। निशा बिना कुछ बोले दांत पीसती हुई किचन में चली जाती है और साड़ी का पल्लू कमर में कसते हुए अपनी फूटी किस्मत को कोसती हुई बर्तनों के पहाड़ की तरफ बढ़ जाती है। ये लोग हैं यार दानो, इनका पेट ही नहीं भरता। अरे सुबह नाश्ता तो इनका ऐसे होता है जैसे रात का डिनर। अभी नाश्ता हुआ नहीं कि दोपहर के खाने की चिंता सताने लगी इन्हें, और यहाँ बहू गर्मी में पसीने से बेहाल किचन में दिन भर मरती रहे। फिर निशा नाश्ते के बर्तनों का ढेर साफ करके घर के बाकी के काम निपटाकर थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर अभी एसी चलाकर 2 मिनट बैठी थी कि निशा की नजर घड़ी की सुई की तरफ जाती है। ये लो, इस घड़ी को भी ना मुझसे जैसे दुश्मनी है। इतनी जल्दी 1 बज गया। चलो भी लग जाओ अपनी दिहाड़ी पर। दोपहर के 1 बजे बाहर 45 डिग्री की भयंकर गर्मी। निशा किचन में गैस पर एक तरफ राजमा उबालने तो दूसरी तरफ गैस पर चावल चढ़ा देती है। फिर रोटियों के लिए परात में आटा गूंथ कर रख देती है। इतने में राजमा भी उबल जाता है। फिर उन्हें प्याज टमाटर हरी मिर्च का तड़का लगाकर ऊपर से धनिया डालकर फिर निशा रोटियां सेकना शुरू करती है कि सासू माँ किचन में आदम की। अरे बहू, राजमा के साथ थोड़ा सूखा सूखा लगेगा, फ्रिज में थोड़ी भिंडी पड़ी है ना, उन्हें निकाल कर थोड़ी करारी सी भुजिया बना ले और विकास के लिए रसीले आलू मटर भी छौंक दे। चारों के लिए थोड़ा पास्ता बना देना, ज्यादा ताम झाम मत करियो। हाँ, और साथ में ना घी का रायता जरूर बना लेना, गर्मियों में खाने से फायदा करता है। निशा गैस पर रोटी सेकते हुए ज्यों की त्यों रह जाती है और रोटी जलकर कोयला हो जाती है। अरे रे बहू, ध्यान कहाँ है तेरा, रोटी जला डाली। सासू माँ के जाने के बाद निशा ने चिमटे को इतनी जोर से पकड़ा कि चिमटे की रूह भी कांप गई होगी।
वाह जी वाह, थोड़ी सी भिंडी और आलू मटर, ननद के लिए पास्ता। हे भगवान, ये मेरा ससुराल है या खाओ पियो खिसको का कोई हाईवे वाला ढाबा। जब मन किया मुंह उठाकर किचन में चले आते हैं, बहू ये बना दे, बहू वो बना दे। अरे 45 डिग्री में बहू यहाँ खुद फ्राई हो रही है और इन अजगरों को वैरायटी चाहिए। तो जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मेरे ससुराल वाले। इंसान है या दानव, पेट ही नहीं भरता। फिर बेचारी निशा जैसे तैसे पसीने में लथपथ आलू मटर पास्ता, घी का रायता, भिंडी की भुजिया बनाती है। पूरा परिवार हॉल में 24 डिग्री एसी में डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठा होता है। निशा के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा टमाटर की तरह लाल था और साड़ी पसीने से ऐसे भीगी हुई थी जैसे वो अभी अभी स्विमिंग पूल से निकल कर आई हो। सभी को खाना परोसती है। वो राजमा क्या लाजवाब बना है, और ये भिंडी आहा क्या गजब बनाई है बहू तूने। भाभी सच कहूँ तो एसी की हवा में गर्मा गर्म खाना खाने का असली मजा ही कुछ और होता है। निशा कोने में खड़ी होकर हाथ में साड़ी की पल्ली से पसीना पोंछते हुए खून का घूंट भर रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें तो आएगा ही ना मजा। भुक्खड़ो, इस 45 डिग्री की गर्मी में खाना बनाना पड़े तब पता चले ना कैसा लगता है। नानी याद आ जाए। यहाँ मेरी काया जलकर कोयला बन चुकी है। खुद अंदर एसी की ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना खाकर कूल कूल फील कर रहे हैं और बहू को किचन के नरक कुंड में झुलसने के लिए छोड़ दिया है। वाह रे मेरी किस्मत। फिर सभी खाना खाने के बाद अपनी अपनी प्लेट खिसका देते हैं। विकास आखिरी निवाला खाकर अपनी प्लेट खिसकाते हुए कहता है, मजा आ गया भाभी। वैसे खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा हो जाता तो दोपहर का लंच भी पूरा हो जाता है। क्यों, क्या कहते हो सब? ये सुनते ही निशा ने विकास को घूरा। बात तो सही है, बहू जाओ थोड़ा हलवा बना लाओ, उसमें चीनी थोड़ा कम रखना। पापा जी अभी बाद में बना दूंगी। तभी सासू माँ बीच में कूद पड़ी। अरे नहीं नहीं बहू, जब अभी मन है हलवा खाने का तो बाद में क्यों है। जा सबके लिए ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बना ले हैं। अभी निशा फिर से गर्मी में रसोई में जाकर सबके लिए सूजी का हलवा बनाती है। मन तो कर रहा है इस सूजी की जगह इन सबको भून डालूं। पता नहीं कहां से ऐसे ससुराल वाले भुक्खड़ पैदा हो गए। एक नहीं, सबके सब ऐसे ही हैं। दोपहर के 3 बज चुके होते हैं। खैर निशा फिर से किचन में सड़ी गर्मी में जाकर सबके लिए सूजी का हलवा बनाकर सभी घर वालों को देने के बाद घर के बाकी बचे हुए काम खत्म करती है। शाम के 6 बजे हैं। रोहित भी ऑफिस से घर आता है। फिर निशा रात के खाने की तैयारी करती है। ऐसा करती हूँ, दाल चावल, थोड़ी रोटियां और एक सब्जी बना लेती हूँ। फिर निशा एक चूल्हे पर दाल, दूसरे पर चावल बनाने के लिए चढ़ा देती है और जल्दी से आटा गूंथ कर रोटियां सेकने लगती है। बाप रे, इस गर्मी ने तो जान निकाल दी और बाकी बची कुची कसर ससुराल वाले पूरी कर रहे हैं। प्लीज भगवान जी आज ससुराल वाले परेशान ना करें, नहीं तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर निशा सभी ससुराल वालों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। यार कुछ तो अच्छा बना लेती। पता है दिन भर ऑफिस से थका हारा आता हूँ, उस पर भी तुम ये बनाकर रख देती हो। जाओ मेरे लिए पनीर की भुजिया और साथ में नमकीन लस्सी बनाकर ले आओ। लो भाई, कबीले के सरदार भी आ गए मेरा खून चूसने। एक इनकी कमी बाकी थी। पूरा दिन 45 डिग्री की भट्टी में जलकर मैं खुद हॉट बन चुकी हूँ और इन्हें कोल्ड कॉफी चाहिए। घर में चाहे परमाणु बम गिर जाए, इनका ऑर्डर रुकना नहीं चाहिए। एक से एक महान लोग भरे पड़े। निशा फिर से किचन में जाकर रोहित के लिए पनीर की भुजिया और नमकीन लल्ली बनाकर देती है। ये क्या निशा, कम से कम लस्सी में बर्फ तो डाल देती। जाओ बर्फ लेकर आओ। निशा फ्रिज से बर्फ निकाल कर रोहित को लाकर देती है। तभी ससुर जी, वो दाल में नमक थोड़ा कम है, स्वाद नहीं आ रहा, जरा जाकर ले आओ। फिर निशा किचन में जाकर ससुर जी के लिए नमक लेकर आती है। अरे भाभी आपको पता है ना दाल चावल के साथ प्याज अच्छी लगती है, जाओ मेरे लिए प्याज लेकर आओ। फिर निशा किचन से प्याज लाकर चारों को देती है कि तभी, भाभी दाल तो ठंडी पड़ी है, जाओ इसे गर्म करके लाओ। हद हो गई अब तो, इनका ये रोज का ड्रामा बनता है। खुद तो मजे से पंडित की तरह जिमने बैठते हैं और मुझे नचाने में लगे रहते हैं। बहू ये लाओ, बहू नमक कम है, बहू चीनी कम है, भाभी दाल ठंडी है। भगवान जी अब तो मुझ पर तरस खाओ, तंग आ गई हूं मैं इनके रोज रोज के परेशान करने वाले ड्रामे से, प्लीज बचा लो। तभी रोटी के डब्बे में रोटियां खत्म हो जाती हैं। बहू आज तुमने रोटियां कम बनाई थी क्या जो खत्म हो गई? नहीं तो माँ जी, आज किसी ने चावल नहीं खाया इसलिए रोटियां खत्म हो गई। अरे पर बहू मेरा तो पेट अभी भरा ही नहीं, जा तू मेरे लिए 2 गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां सेक ले। माँ जी आटा भी नहीं बचा है, 2 रोटियों के लिए फिर से आटा गूंथना पड़ेगा। आप चावल खा लीजिए ना, पेट भर जाएगा। अरे ना बहू, चावल से मेरा पेट नहीं भरेगा, तू तो मेरे लिए 2 रोटियां ही सेक ला।
सासू माँ के मुंह से फिर से 2 रोटियां सुनते ही निशा का पारा सीधा 7वें माले पर पहुंच गया। वो पैर पटकती हुई रसोई में पहुंचती है, जहां 45 डिग्री की गर्मी उसका बाहें फैलाकर इंतजार कर रही थी। अरे थोड़े चावल खा लेती तो कुछ चला जाता, मुझे यहाँ फिर से 2 रोटियों के लिए गर्मी में मरने परेशान करने के लिए भेज दिया। हे भगवान, सुबह से ससुराल वालों की सेवा करते करते मेरी खुद की अंतिम यात्रा ना निकल जाए। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सीधे स्वर्ग ही सिधार जाऊंगी, और ये लोग मेरी तहरवी पर कहेंगे, बहू पूरिया थोड़ी कुरकुरी बनाना, जाओ थोड़ा हलवा बना लाओ। निशा ने जैसे तैसे पसीने से तरबतर होकर 2 रोटियां सेकी और सासू माँ की थाली में रख दी और मन ही मन ससुराल वालों को कोस रही थी। करम चले, पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ है। अरे परेशान करने की भी कोई हद होती है। कुछ सोच निशा, कुछ सोच। ऐसे घिसती रही तो सोच तेरा क्या हाल होगा। आइडिया, क्यों ना मैं इन पर डाइट कॉन्शियस होने का दांव खेलूं। इन्हें बोलती हूँ कि एक बार में इतना खाना खाना सेहत के लिए सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाना सही रहता है और फायदेमंद भी। अगली सुबह निशा पूरा परिवार एक साथ जब डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है तब ससुराल वालों पर अपना दांव खेलती है। मम्मी जी, पापा जी और रोहित, मैंने कल रात ना इंस्टा पर एक बहुत बड़े डॉक्टर की रील देखी जिसमें जरूरत से ज्यादा खाना एक टाइम में नुकसानदायक होता है। साथ ही यमराज को दावत देना, पेट लीवर सबका कबाड़ा हो जाता है। अगर लंबी उम्र चाहिए तो हर आधे घंटे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू करो, इससे सेहत भी बनेगी और बीमारी भी दूर रहेगी। सभी ससुराल वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बीमारी और मौत का नाम सुनते ही सासू माँ का चमचमाता चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, हाँ बहू तू सही कह रही है। कल रात से वैसे भी मुझे गैस बन रही थी। आज से ना हम सबके लिए तू थोड़ा थोड़ा ही बनाया कर। यस, जंग जीत ली। अब ये कम खाएंगे और मुझे परेशान नहीं करेंगे और किचन से मुक्ति। निशा की तरकीब ने काम तो किया, पर उसका नतीजा ऐसा निकला कि निशा का बचा कुचा दिमागी संतुलन भी हिल गया। कम खाने की वजह से ससुराल वालों का पाचक तंत्र सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ने लगा और अब उन्हें हर आधे घंटे में भूख लगने लगी। बहू पेट खाली सा लग रहा है, जरा 2 चम्मच उपमा बना दे, ज्यादा मत बनाइए, थोड़ा सा ही। भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से थोड़ा सा पुलाव बना लाओ ना। और मेरे लिए एक रोटी और थोड़ी दाल बना लाओ। अरे भाभी मुझे ना थोड़ा सा मैंगो शेक ही दे दो। निशा मुझे तो तुम थोड़ी मशरूम और चावल बना कर दे दो। निशा सभी को थोड़ा थोड़ा खाना बना कर देती है। आधे घंटे बाद फिर सभी ससुराल वाले खाना मांगते हैं। अब निशा फिर से किचन में गर्मी में जाकर सबके लिए कुछ बना कर देती है। हर थोड़ी देर में ससुराल वालों के खाने के लिए किचन में जाकर गर्मी में खाना बनाना, फिर खाने के बर्तन धोना। थोड़ा थोड़ा खाना बनाने के चक्कर में से और ज्यादा परेशान होना पड़ रहा था। खड़े खड़े उसकी हालत और बुरी हो गई थी। कमर में दर्द, पैरों में दर्द, वो रोने लगती है। हे भगवान, इस थोड़े थोड़े के चक्कर में मेरी तो जान ही निकल गई। सोचा था कुछ और हो गया, कुछ बचा लो भगवान जी, परेशान हो चुकी हूँ मैं, अब मुझसे और नहीं होगा। हर आधे घंटे में कोई ना कोई निशा को आवाज लगाता। अब निशा के सब्र का बांध टूट जाता। पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। निशा हाथ में करछली लिए पहुंच जाती है। बस बहुत हुआ, थोड़ा थोड़ा, मुझसे अब 1 कप चाय भी नहीं बनने वाली। या तो इस घर में खाना बनाने वाली रख लो, नहीं तो मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। मैंने सोचा था इंस्टा पर डॉक्टर की रील बताकर तुम लोग थोड़ा थोड़ा खाओगे तो मुझे परेशान कम करोगे, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। परेशानी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। बस अब और नहीं। निशा की ये पूरी राम कहानी और डांट सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी ससुराल वाले, ससुर जी, सासू माँ, रोहित और विकास, सबके सब एक साथ जोर से हंस पड़े। अरे बहू, ये सब ताम झाम करने की क्या जरूरत थी। इतनी नौटंकी करने के बजाय हमें पहले ही बता दिया होता, हम कब से तेरे लिए कुक रख देते। हाँ बहू, तूने तो बेकार में डॉक्टर की रील का बहाना बनाकर हमें भूखा मार डाला। तूने पहले क्यों नहीं कहा कि तुझसे खाना नहीं बन रहा, हम तो अगले ही दिन बाई रख लेते। ये सुनना था कि निशा का बचा कुछ हौसला भी जमीन पर आ गिरा। सब एक झटके में मजाक बन गया। वो वहीं डाइनिंग टेबल के कोने में बैठ गई और अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोते हुए सुबकने लगी। मतलब, हे भगवान, हे लोगों को कुक रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं यहाँ सुबह से अपनी किस्मत तवे पर सेक रही हूँ, आंखों से गंगा जमुना बहा रही हूँ, पूरा शरीर कोयला बन गया, और ये लोग कह रहे पहले बता देती है। मैं खुद का ये पोपट बनवा बैठी। निशा को इस तरह रोते और सुबकते देख रोहित मुस्कुराते हुए निशा को गले लगा लेता है। क्या निशा, तुम भी कमाल हो यार।
और फिर ससुराल वाले कुक रख लेते हैं और अगले ही दिन से कुक किचन संभाल रही होती है और निशा से भी ससुराल वालों के साथ एसी में बैठकर मजे से खाना खा रही होती है। शांति कुंज निवास, जिसकी खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए हैं। घर में चारों तरफ गंदगी और जाले हैं। वहां सावित्री जी आंगन में लगी तुलसी की पूजा करती है और वापस हॉल में आकर पति की पेंटिंग साफ करती है। देखा जी, आपके जाते ही ये पूरा घर कैसे बिखर गया। टूटे दरवाजे, खिड़कियां, गमले और ये तस्वीरें। जब तक आप थे, इस घर की रौनक देखते ही बनती थी। 4 रिश्तेदार और पड़ोसी हमेशा बैठे रहते थे। आपके जाने के बाद ना कोई झांकने तक नहीं आता कि हम किस हालत में हैं। सावित्री अपने पति की तस्वीर के आगे रो रही थी। तभी उसका बेटा रमन आंखें मलते हुए बाहर आता है। माँ, चाय लाओ ना। दूध नहीं है घर में और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूध लेकर आऊं और चाय बनाऊं। खुद कमाओ और फिर पियो चाय। इतने में ही उसकी बेटी प्रिया और बेटा अमन भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। मम्मी, मेरे पुराने हो चुके हैं कपड़े, मुझे शॉपिंग पर जाना है, पैसे दो। बस, मेरे पास अब कुछ नहीं है। जो था तुम सब ने बर्बाद कर दिया। इस घर का क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने। अगर तुम चाहते तो अपने बाप के ना रहने पर उनका कारोबार आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन तुम सबको अय्याशी करनी है। माँ, मुझ पर और क्यों भड़क रही हो? पापा ने अपने होते हमें कभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिया और अचानक ये सब हो गया कि हमको समझ ही नहीं पाए और सब बर्बाद हो गया। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अब तो कोशिश कर सकते हो ना संभालने की। पर अब हमसे कुछ नहीं होगा माँ। अब ये घर टूटी फूटी हालत में आ चुका है, इसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ माँ, हमसे नहीं होगा। सबसे अच्छा यही होगा कि इस घर को बेचो और किसी दूसरे शहर चलकर कोई नई शुरुआत करते हैं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। इस घर को जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं बेचूंगी। मैं कारोबार को जैसे तैसे संभालने की कोशिश करूंगी, पर ये घर नहीं बिकेगा। उसी वक्त घर की डोरबेल बजती है। सावित्री दरवाजा खोलती है। सामने एक कोरियर बॉय एनवलप लिए खड़ा है। मैम, ये पार्सल है, यहाँ साइन कर दीजिए। पार्सल? इस वक्त? किसने भेजा है? लाओ दिखाओ। सावित्री एनवलप ले लेती है। रमन और अमन पास आकर देखने लगते हैं। अरे, इसमें तो एक शादी का कार्ड है। किसका कार्ड है? ये मेरे मायके के एक दूर के भाई रामचरण का है। इतनी बड़ी मुसीबत में सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये मेरा मुंह बोला भाई हमेशा मुझे याद रखता है। उसने शादी में हमें बुलाया है। हम नहीं जाएंगे माँ, हमारे पास ढंग के कपड़े तक नहीं है, सब मजाक उड़ाएंगे। आप ही जाओ। ठीक है, तुम मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी ही, वो मेरा भाई है। सावित्री अपने बच्चों के मना करने के बाद भी रामचरण जी के यहाँ शादी में जाती है। शादी वाले घर में बहुत चहल पहल है। वहाँ मीरा एक तरफ खड़ी होकर हलवाई को कुछ समझा रही है। देखो हलवाई भैया, खाना बिल्कुल अच्छा बनना चाहिए। शादी में आए किसी भी मेहमान को खाने की कोई कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर कुछ अलग सामान चाहिए तो तुरंत मुझसे कह सकते हो। अरे बेटिया, तुम्हारे होते हुए भला कोई कमी रह सकती है क्या? तुमने सब पहले ही संभाल लिया है। मीरा तुरंत टेंट वाले के पास जाती है। भैया देखो, डेकोरेशन में किसी भी तरह की कमी हुई ना तो देख लेना, मैं आपको पूरे पैसे नहीं दूंगी। वो पर्दा वहां से ढीला है, उसे सही कीजिए। आप चिंता मत करो मीरा बिटिया, इस तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी इसे ठीक करवाता हूँ। मीरा शादी वाले घर में हर छोटी से बड़ी जिम्मेदारी को बड़े सलीके से निभा रही थी। सावित्री मीरा को देखकर हैरान थी। तभी मीरा चिंता में बैठे दुल्हन के माता पिता के पास जाती है। अरे अंकल, आंटी जी, आप दोनों यहाँ चिंता में क्यों बैठे हैं? चेहरे पर इतनी 12 क्यों बजे हैं? चिंता क्यों न करे बेटा, बेटी की शादी है। अगर कोई कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी। अरे, आप बस इतनी सी बात को लेकर चिंता में हैं। चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए कोई कमी नहीं होगी। मैंने सारी जिम्मेदारियां खुद संभाल ली है। अब बस आराम से मेहमानों का स्वागत कीजिए। रामचरण मुस्कुराता है। तभी सावित्री आगे बढ़ती है और रामचरण के पास आती है। रामचरण भाई, नमस्ते, कैसे हो? अरे सावित्री बहन, तुम आई, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। भाई एक बात बताओ, ये लड़की कौन है? तुम्हारी कोई सगी रिश्तेदार है क्या? हर काम कितनी बखूबी से कर रही है। अरे रिश्तेदार नहीं है बहन, ये मेरी बेटी की सहेली है मीरा। बड़ी जिम्मेदार लड़की है ये। इसे टूटी फूटी चीजों को संभालना बहुत अच्छी तरह से आता है। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं भैया। हमारी बेटी के साथ कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था।
जिसकी वजह से उसने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। वो शादी के नाम से कतराती थी। फिर क्या हुआ भाई? लेकिन इस मीरा के समझाने पर ही मेरी बेटी ने ये रिश्ता अपनाया है और आज देखो वो दुल्हन बनी अंदर कितनी हंस खिलखिला रही है। और तो और सावित्री बहन, ये जो मेरा पूरा परिवार तुम देख रही हो ना, ये सब इसी के समझाने पर ही यहाँ आए हैं। वो सब कैसे भाई साहब? बहन, इन लोगों ने तो हमसे पुराने झगड़े के कारण रिश्ता ही तोड़ दिया था। इसने सबको एक कर दिया। ये लड़की ही मेरे टूटे फूटे घर को फिर से जोड़ सकती है, मेरा घर परिवार संभाल सकती है, अगर ये मेरे घर की बहू बन जाए तो। सावित्री मीरा के बारे में सपने सजा लेती है। रामचरण जी की बेटी की शादी के बाद सावित्री जी रामचरण जी के पास जाती है। रामचरण भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपसे तो मेरे घर की सच्चाई छुपी नहीं है। मेरा घर बिखर चुका है। अगर आप चाहें तो मेरा टूटा फूटा घर फिर से बन सकता है। कैसे बहन, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वो लड़की मीरा, जो आपकी बेटी की सहेली थी, अगर वो मेरे घर की बहू बन जाए, मेरे बड़े बेटे रमन की पत्नी बन जाए, तो मेरे घर में उम्मीद की एक नई किरण जाग सकती है। अरे नहीं बहन, मीरा बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वो ऐसे बिखरे और टूटी फूटी हालत वाले घर में शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी जहाँ कोई कमाई का जरिया ना हो, और उसके माता पिता भी तैयार नहीं होंगे। देखो भाई, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, अगर किसी का घर बसाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो क्या बुराई है? बस इतना कर दो मेरे लिए। मैं लड़की को कोई दुख नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। तुम बस उनके घर वालों से कह दो कि हमारा परिवार अच्छा है और लड़का पढ़ा लिखा है। ठीक है बहन, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए मैं मीरा और उसके घर वालों से थोड़ा झूठ बोल दूंगा। मैं कह दूंगा कि तुम्हारा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाई। रामचरण जी मीरा के माता पिता से बात करके मीरा की शादी सावित्री जी के बड़े बेटे रमन के साथ करवा देते हैं। मीरा दुल्हन के जोड़े में घर के अंदर कदम रखती है और घर की बदहाली, टूटे दरवाजे, फैला हुआ सामान और चारों तरफ फैली गंदगी को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या है? ये कैसा घर है? बेटा, वो सच तो ये है कि क्या मुझसे कहा नहीं गया था कि ये घर बहुत छोटा है, और मुझे बताया गया था कि आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। रमन और अमन एक कोने में घबराए हुए खड़े हैं। मीरा रमन को देखती है, लेकिन इस लड़के को देखकर लगता नहीं कि ये ऐसा कुछ कर रहा होगा। और ये टूटा फूटा घर, यहाँ तो ढंग की एक दीवार तक नहीं है, और यहाँ तो कोई रिश्तेदार भी नहीं दिख रहा। आखिर बात क्या है? मुझे सच बताइए। बेटी, मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। पूरी बात यह है कि मेरे पति के जाने के बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम कर्जे में डूब गए और बेटे आलसी हो गए। बेटी, मेरी आखिरी उम्मीद अब तुझसे ही है। माना कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन गलत इरादे से नहीं, बल्कि एक नेक इरादे से। मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। अब इस बिखरे घर को तू ही एक कर सकती है, तू ही इसे संवार सकती है। मैंने इस बिखरे घर को और परिवार को संवारने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आपने धोखा दिया है मुझे, और मैं इस धोखे के साथ यहाँ नहीं रह सकती। मैं जैसे आई थी वैसे ही अब वापस जा रही हूँ। मीरा अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत रामचरण जी के घर पहुंचती है। अरे मीरा बेटा, तुम यहाँ पर? अंकल जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है, सरासर झूठ बोला है। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रामचरण उसका हाथ थामकर समझाता है। बेटा, वो घर सिर्फ टूटा है, बर्बाद नहीं है, और तुम अपनी समझदारी से उसे जन्नत बना सकती हो। मीरा के माता पिता भी उसे समझाते हैं। सभी की बातें मीरा का गुस्सा शांत करती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री और उसके बेटे उदास बैठे हैं। तभी मीरा सादी साड़ी पहने घर में आती है और सीधे रमन के कमरे में जाती है, जहां रमन बेड पर लेटा है। मीरा, तुम वापस आ गई? हाँ, मैं यहाँ तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। तुम ये दिन भर बेड पर क्यों पड़े रहते हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं क्या ही करूं मीरा, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। पापा के जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका है। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बात याद रखना रमन, घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जब वो खराब होकर भी किसी लायक हो सकती है, तो तुम तो एक जीते जागते इंसान हो। तुम बस अपना टैलेंट पहचानो। अगर तुम अपने पापा का पुराना बिजनेस नहीं संभाल सकते, तो कुछ और तो कर ही पाओगे ना। मेहनत करने से डरते क्यों हो? क्या सच में मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, अगर तुम चाहो तो। और अगर ये आलसी बनना बंद करो तो।
मीरा वहां से निकलकर सीधे सावित्री के कमरे में जाती है, जो रो रही थी मीरा को वहां देखकर। अरे बहू, तू तू वापस आ गई। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने जी मम्मी जी, मैं वापस जरूर आ गई हूँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको माफ कर दिया है। लेकिन अब आप रोना धोना बंद कीजिए और मुझे इस घर और बिजनेस के टूटने की असली वजह बताइए। बेटा, तेरे ससुर के जाने के बाद हमारे पार्टनर्स ने बिजनेस में से अपना हाथ खींच लिया। हमारे सारे इन्वेस्टर्स और बायर्स हमसे रूठ गए, क्योंकि इन लड़कों ने बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनसे बदतमीजी की और उनका ट्रस्ट खो दिया। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आप मुझे सबसे पहले बिजनेस की बैलेंस शीट दिखाइए। मुझे देखना है कि इनकम कितनी है, खर्चा कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट या लॉस है। ये ले बेटा, सब इसमें है। काम तो पहले जैसा ही है, बस कोई चलाने वाला नहीं है। नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया है। काम तो पहले जैसा ही है, बस हमारे इन्वेस्टर्स और बायर्स हमसे रूठे हुए हैं। हमें सबसे पहले उनसे अपने रिश्ते अच्छे करने होंगे, उनका विश्वास फिर से जीतना होगा। एक बार उनसे रिश्ते बन जाएं तो सब काम पहले जैसा हो जाएगा। अरे ठीक है बहू, तुझे जो सही लगे वो कर। दोपहर में मीरा ने अपने घर के एक छोटे से मीटिंग हॉल को साफ किया। वहां एक बड़ी टेबल के चारों तरफ रमन, अमन, करण, प्रिया और रिया बैठे हैं। मीरा उनके सामने खड़ी है। देखो, अब ये घर और बिजनेस पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। इस बात को तुम सब जानते हो, लेकिन इसे हमें मिलकर ही जोड़ना होगा। पर भाभी, हम ये कैसे करेंगे? हमने तो कभी ये सब नहीं किया। हाँ, लेकिन जब तक हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे और कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बैठे बैठे रोना रोने से किस्मत नहीं बदलती। भाभी सच कह रही है। कब तक हम निठल्ले बनकर माँ पर बोझ बने रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम मेहनत करें। मैं मीरा के साथ हूँ। हाँ, अगर भैया तैयार है तो हम भी साथ हैं। हाँ भाभी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अब आप हमें बताइए क्या करना है। हाँ भाभी, हम सब तैयार हैं। बहुत अच्छे। तो बिजनेस संभालने और घर जोड़ने से पहले हमें इस पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करनी होगी। इसके बाद मीरा के कहने पर सभी घर की सफाई में लग जाते हैं। रमन जाले साफ कर रहा है, अमन खिड़कियां ठीक कर रहा है, करण दीवारों को पेंट कर रहा है और प्रिया रिया गमले ठीक कर रही है। ये सब देखकर, अरे वाह बहू, तूने तो आते ही हमारे घर की काया पलट कर दी। अरे नहीं माँ जी, अभी तो हमारे बिजनेस को ट्रैक पर लाना बाकी है। रमन और अमन, आप दोनों हमारे पुराने इन्वेस्टर और बायर्स के साथ मीटिंग करेंगे और मार्केटिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ ठीक है, हम पूरी मेहनत करेंगे। रमन और अमन पूरी मेहनत के साथ बिजनेस को ठीक करने में जुट जाते हैं। मीरा भी मार्केटिंग का काम संभालती है और कुछ ही दिनों बाद घर अब पहले से साफ सुथरा दिख रहा है। खिड़कियां नए कांच की है, दीवारों पर नया पेंट है। पूरा परिवार हॉल में एक साथ बैठा है। माँ, भाभी, देखो, इस महीने हमें थोड़ा ही सही पर थोड़ा प्रॉफिट जरूर हुआ है। हमारे 2 पुराने इन्वेस्टर्स और बायर्स वापस आ गए हैं। हाँ वाह, और बायर्स भी अब हमारे माल की तारीफ कर रहे हैं। मीरा भाभी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम कर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम फिर से खड़े हो रहे हैं। चलो, कुछ दिनों बाद थोड़ा ही सही, कम से कम प्रॉफिट तो हुआ। मम्मी जी, अभी तो ये इस टूटे फूटे घर और बिजनेस को जोड़ने की शुरुआत है। अब आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। सब लोग हंसते हैं, पर तभी सावित्री जी उदास हो जाती है उन्हें देखकर। क्या हुआ मम्मी जी, आप अचानक उदास क्यों हो गई? कुछ परेशानी है क्या? घर और बिजनेस तो धीरे धीरे जुड़ रहा है बहू, पर परिवार परिवार को भी जोड़ दो किसी तरह। परिवार? क्यों मम्मी जी, परिवार कैसे टूट रहा था? हम सब तो साथ ही हैं। बेटा, तेरे ससुर के गुजरने के बाद जब हमारी हालत खराब हुई तो मेरे जेठ, देवर और ननद सब ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। कोई हमारे घर आता जाता नहीं था। मैंने भी गुस्से में उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई थी। अब हम सबसे अलग अकेले हैं। ऐसा नहीं होता मम्मी जी, रिश्ते गुस्से से नहीं अपनेपन से चलते हैं। अब मैं इस घर की बहू बनकर आ गई हूँ ना, अब मैं सबको जोड़ दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पर ये कैसे मुमकिन है बहू, वो लोग बहुत गुस्से में हैं हमसे। हम अपने बिजनेस के इस नए प्रॉफिट की खुशी में एक सक्सेस पार्टी रखेंगे और अपने पूरे खानदान को बुलाएंगे। जो आएगा वो अपना, जो नहीं आएगा वो पराया। कुछ दिनों बाद सावित्री जी के घर में एक पार्टी रखी जाती है। पूरा हॉल रोशनी और गुब्बारों से सजा है। सावित्री और मीरा दरवाजे पर खड़ी है। धीरे धीरे आधे रिश्तेदार अंदर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सावित्री भावुक हो जाती है। ताया ससुर, चाचा ससुर और बुआ सास अंदर आते हैं। आप सब आ गए। जेठ जी, देवर जी, बुआ जी, आप सब यहाँ आए। मैं बहुत खुश हूँ आज। गलती मुझसे हुई थी जो पति के ना रहने के बाद मैंने गुस्से में आकर आप सबसे रिश्ता तोड़ लिया था। मुझे माफ कर दीजिए।
सावित्री, हमें तुम्हारा इनविटेशन मिला। हम तो आने से हिचकिचा रहे थे, पर तुम्हारी इस नई बहू ने हमें खुद फोन करके इतने प्यार से बुलाया कि हम मना नहीं कर पाए। अरे पगली, गुस्सा चाहे जितना भी हो, अपनों से बढ़कर तो नहीं होता ना। हम भी थोड़े गुस्से में थे, पर तुम्हारी बहू की बातें सुनकर हमारा गुस्सा ढह गया। इस बहू ने हमें याद दिलाया कि असली परिवार क्या होता है। और हमें बहुत खुशी है कि रमन और अमन अब सुधर गए हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर रहे हैं। अब हम सब अब से तुम्हारे साथ हैं। पूरा परिवार एक साथ हंसता है। मीरा एक कोने में खड़ी होकर ये सब देखकर सुकून की सांस लेती है। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान चले जाते हैं और मीरा अपने कमरे में आराम करने जाती है। सावित्री दूध का ग्लास लिए उसके पास आती है। बहू, तूने आते ही मेरे इस टूटे फूटे घर को तो संवारा ही, साथ ही मेरे इस बिखरे हुए परिवार को भी संवार दिया। तूने सबको एक कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज था। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना असली टैलेंट दिखाने का मौका दिया। मैं तो पहले समझती थी कि मैं सिर्फ टूटी फूटी चीजें जोड़ सकती हूँ, लेकिन अब आपकी वजह से मैं पूरे टूटे फूटे घरों और खानदान को जोड़ने का काम कर रही हूँ। मुझे खुद पर नाज हो रहा है। तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की साक्षात लक्ष्मी है बेटा। सावित्री मीरा को आशीर्वाद देती है। कुछ समय और बीतता है और अब वो घर पूरी तरह से शानदार तरीके से रेनोवेट हो चुका है। एक आलीशान और सुंदर बंगला चमक रहा है। मीरा, रमन, अमन, करण, प्रिया, रिया और सावित्री सब घर के बाहर खड़े होकर नए घर को निहार रहे हैं। माँ, मीरा, अब लग रहा है कि हमारा ये टूटा फूटा घर पूरी तरह से जुड़ चुका है। अब इसमें कोई दरार नहीं बची। हाँ, और बिजनेस भी अब बहुत अच्छा चल रहा है। सब ठीक हो गया है। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ बहू, अब हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहे, तभी तो इस टूटे फूटे घर के जुड़ने की बात सही साबित होगी। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं इस घर की बहू हूँ ना, मैं ना इस घर को कभी नहीं टूटने दूंगी और ना ही यार अपने घर पे शादी की बात करो ना, कब तक मेरे घर वालों को और मुझे बिठा कर रखोगे? यार थोड़ा तो शांति रखो। मैं मौका देख रहा हूँ, बात करता हूँ ना घर वालों से। कब करोगे? जब मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। मम्मी रोज सुबह से उठकर शुरू हो जाती है, कर ले शादी, सब बातें बनाते हैं, तुझसे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, जल्दी सब तू भी कर ले, तब जाकर हम फ्री होंगे। अरे यार मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। घर में 2 बड़े भाई बहन हैं, उनकी शादी नहीं हुई और मैं कर लूं सबसे पहले। लोग क्या कहेंगे? इसे तो आग लगी पड़ी है। कुछ नहीं कहेंगे, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि लोग हमारे बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम घर में बात करो आज ही, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे यार ऐसा मत करो ना, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मुझे नहीं पता, देख लो तुम। अनुभव पूरा टेंशन में आ जाता है और घर जाते वक्त पूरे रास्ते भर सोचता रहता है, कैसे बात करूं? लूसी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो रही, लेकिन बात तो करनी होगी, वरना मेरे हाथ से लूसी निकल जाएगी। सब मुझे भी देखकर कहेंगे, आज तक एक लड़की भी नहीं पटा पाया, क्या ही किया तू? अनुभव घर पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। तभी प्रीतम उसे रोकते हुए कहता है, क्या तो पूरा टाइम बाहर रहता है? हाँ, भैया वो काम से गया था। ऐसा कौन सा काम है, बता जरा। ना कोई तो बिजनेस कर रहा है, ना ही कोई जॉब, तो कौन सा ऐसा जरूरी काम है जिसके लिए तुझे हमेशा रोड पर ही रहना होता है? क्या भैया आप भी? बोलते रहो, टाइम पर अब से घर आ जाना, वरना मैं पापा से बोल दूंगा। क्या भैया आप भी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हो? दोस्तों से मिलने गया था, एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ। तू और बिजनेस साफ डुबा के मानेगा। पार्टनरशिप की तो कभी सोचियो भी मत। नहीं करता हूँ कोई काम तो भी आप सुनाते हो, करने की सोचता हूँ तब भी आपको दिक्कत है। आदमी करे तो क्या करे? अनुभव अपने कमरे में चला जाता है। रात के खाने की टेबल पर जब सब बैठे होते हैं, उमा अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा तू खाना परोस दे सबको, मुझसे परोसा नहीं जाएगा। गर्मी में हालत खराब हो गई है मेरी पूरी तरह। अब इतनी गर्मी में काम नहीं होता मुझसे। मम्मी तुम आराम करो, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि सबको खाना परोसती है। तब अनुभव कहता है, मम्मी अब कब तक तुम काम करती रहोगी? अब आराम करने की उम्र हो गई है तुम्हारी। भैया की शादी कर दो, भाभी आकर घर संभालेगी। मुझे शादी नहीं करनी है। घर में अंजलि है ना माँ के काम में हाथ बटाने के लिए। भैया शायद आप भूल गए हैं, दीदी का जॉब रहता है और आज वो घर पर है, रोज रोज नहीं रहती वो। बेटा वैसे भी अंजलि कितने ही दिन रहेगी, एक न एक दिन तो उसे जाना ही होगा अपने ससुराल। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, अब भैया की शादी कर दो। पता है भैया के सभी दोस्तों की शादी हो गई है, कितने के तो बच्चे भी हो गए।
हाँ, बोल तो तू ठीक ही रहा है। अब हमारे घर में भी शहनाई बजनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी मम्मी। अनुभव को इतना है तो उसकी शादी करा दो। वो तीनों में सबसे छोटा है, उसकी शादी सबसे पहले कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहीं देखा है क्या ऐसा? तेरी शादी पहले होगी और मैं लड़की देखता हूँ अब। मैं नहीं करूंगा शादी, मैंने बोल दिया है। प्रीतम गुस्से में खाने से उठकर चला जाता है। फिर पवन कहता है, उमा जी, देख रही हो ना आप अपने बेटे की नौटंकी? बाप के सामने तेवर दिखा कर गया है। अरे जाने दीजिए, बच्चा है, शादी करने का दिल नहीं होगा उसका, इसलिए बोल रहा है। अभी खाना खाकर सब आराम करने कमरे में चले जाते हैं। इधर अंजलि चुपचाप से छत पर चली जाती है और धीरे धीरे फोन पर बातें करने लगती है। उधर खुद से परेशान अनुभव को नींद नहीं आती और वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। आंख ही नहीं लग रही, कोई उपाय नहीं काम कर रहा। हवा अच्छी चल रही है, छत पर ही चला जाता हूँ, दिमाग को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अनुभव छत पर जाता है और अंजलि की आवाज उसे सुनाई देती है। ये दीदी अभी किससे बात करी है, वो भी इतनी रात को? देखता हूँ ऐसा कौन है जिससे बात करने के लिए उसे छत पर आना पड़ा। अंजलि आराम से बातें करती रहती है और अनुभव धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सारी बात सुन लेता है। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से अंजलि के कंधे पर हाथ रखता है। अंजलि की सांस 1 मिनट के लिए तो रुकी जाती है। बड़ी हिम्मत करके वो पीछे पलटती है तो अनुभव को देखती है। मेरी तो जान ही निकल गई, मुझे लगा कहीं भैया तो नहीं है। तू क्या कर रहा है इतनी रात को यहाँ? वैसे दीदी, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो ठंडी हवा में टहलने आया हूँ, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? ऐसे तो हर वक्त कहती रहती हो मुझे डर लग रहा है, ऊपर अकेले नहीं जाऊंगी। अब बताओ क्या कर रही हो? अंजलि की बोलती बंद हो जाती है। मैं तुझे क्यों बताऊं, तू मुझसे छोटा है, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब मत कर, बोल देती हूँ। वैसे दीदी नहीं भी बताओगे तो कोई ना, मैंने तो सब सुन लिया है। मम्मी को बताना पड़ेगा कि भैया की नहीं, पहले तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। सही बोल रहा हूँ ना? चुप कर, किसी से कुछ नहीं बोलेगा तू। अच्छा भाई है ना मेरा, बता क्या चाहिए तुझे, जो बोलेगा वो दिला दूंगी तुझे। छोड़, मैगी खाएगा अभी? कितने दिनों से चल रहा है ये सब, वो तो बताओ। मुझे पटाने की कोशिश मत करो। 3 साल से मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। किसी को नहीं बताएगा ना? अच्छा भाई है ना, ले 1000 देती हूँ तुझे। अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बता, जो बोलेगा वो करूंगी, बस तू अपना मुंह बंद रख। मुझे लूसी से शादी करनी है। तुम घर में शादी की बात करो ना मम्मी से। पगला गया है क्या तू? भैया की शादी हुई नहीं और इससे शादी करनी है, गाली खिलवाएगा क्या मुझसे? ठीक है, मत करो बात, मैं चला मम्मी को बोलने। अनुभव जाने लगता है। अंजलि उसके पीछे भागती है और उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुक, तू ना तुरंत नाराज हो जाता है। मैं करती हूँ ना बात, रुक जरा। अब तो कल ही बात कर पाऊंगी मम्मी से। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो याद रखना, सीधा जाकर पापा के सामने मुंह खोल दूंगा। अरे ठीक है, कल तो होने दे। अनुभव खुश हो जाता है। फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही उमा अंजलि से कहती है, अंजलि तेरे नाना की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी फोन आया है, मैं और तेरे पापा जा रहे हैं, तू अपना और दोनों भाइयों का ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। उमा और पवन स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर अंजलि अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और नहा धोकर घर के बाकी काम में लग जाती है। नाश्ता बाजार से मंगवा लूंगी, तब तक बाकी का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। दोपहर में अच्छे से दाल चावल और सब्जी बना दूंगी। थोड़ी देर बाद प्रीतम और अनुभव दोनों उठकर हॉल में आते हैं। मम्मी 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 यार चाय पिला दो। मम्मी और पापा घर पर नहीं है और तुम दोनों गंवारों की तरह चिल्लाओ मत, पहले मुंह धोकर आओ फिर चाय देती हूँ। कहाँ गई मम्मी अचानक? अरे वो नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है ना, इसलिए वहां गई है। ठीक है, मुझे पता होता तो मैं भी चला जाता। अंजलि चाय बनाकर दोनों भाइयों को देती है और अनुभव से कहती है, अनुभव तू जाकर हम तीनों के नाश्ते के लिए समोसे लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। तभी प्रीतम आंख दिखाकर अनुभव से कहता है, चाय पीकर समोसे ले आ। अब ठीक है ना भैया। इतने में लूसी का कॉल अनुभव को आने लगता है। अनुभव फोन देखकर मुस्कुराने लगता है और चाय लेकर अपने कमरे में चला जाता है। प्रीतम ये सब नोटिस कर रहा था और वो देखता है कि 10 बजे तक अनुभव कमरे से निकलता ही नहीं। प्रीतम उसके कमरे में जाकर कहता है, क्या भाई, किससे बात कर रहा है इतना, जो तुझसे निकला ही नहीं जा रहा कमरे से? हद हो भाई। बस जा ही रहा था भाई।
अनुभव फोन पर बात करते करते वहां से चला जाता है और समोसे ले आता है। नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर में अंजलि रसोई में खाना बनाने जाती है और वो देखती है कि चावल नहीं है। भैया चावल खत्म है, खाना कैसे बनाऊं? रुक, अनुभव से बोलकर मंगवा देता हूँ। प्रीतम अनुभव को आवाज देता है। ए छोटे, जाकर चावल ले आ। मैं ही सारे काम करूं क्या? लगता है मम्मी ने दोनों को मेरे ऊपर छोड़ा है। तूने किया ही क्या? जा जाकर ले आ, समझा? यूं जा और यूं आ, बोलना ना पड़े बार बार मुझे। अरे जा रहा हूं भाई। अनुभव हॉल में जाकर लूसी के साथ फिर से लग जाता है। अंजलि सारा खाना बना देती है और चावल का पानी गर्म होने के लिए रख देती है। इतनी देर हो गई, अब आता ही होगा अनुभव, बस चावल डाल दूंगी। पानी गर्म होकर खौलने लगता है। अंजलि गुस्से में बाहर आकर अनुभव पर चिल्लाने लगती है। तो अभी तक गया नहीं? तभी प्रीतम कमरे से भाग कर आता है। अरे क्या हुआ? मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, पूरा खाना बन गया है लेकिन अभी तक चावल नहीं आया। मैं नहीं बनाऊंगी खाना, अब अपने आप बना लो और अपने आप ही खाओ। अनुभव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस लूसी के मैसेज का रिप्लाई करते रहता है। प्रीतम ये सब नोटिस करता है और अनुभव को एक हाथ मारते हुए कहता है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, तो लगा पड़ा है फोन में। कौन है जिससे इतनी देर से बात कर रहा है? हमारी बात तुझे सुनाई नहीं दे रही क्या? कोई नहीं भैया, जा रहा हूं ना चावल लाने। दीदी को बस पीछे लगने की आदत है। इतने में अनुभव का फोन फिर से बजने लगता है। प्रीतम उसका फोन छीन लेता है। कौन है ये लूसी? फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज किए जा रही है लगातार, और सुबह से लगा पड़ा है यही। तो बता कौन है ये? अरे कोई नहीं, बस दोस्त है, लाओ मेरा फोन वापस। बेटा मुझे मत समझा, इस लड़की को शांति नहीं है। एक फोन का रिप्लाई नहीं किया तो मैसेज पे मैसेज कर रही है। भैया बंदी है इसकी, मरे जा रहा है शादी करने के लिए, मुझे बोल रहा है बात करने घर में। तेरी बंदी है और तूने शादी की भी सोच ली? वाह बेटा, मतलब तू इतना बड़ा हो गया। भैया इसका भी बॉयफ्रेंड है, खुद नहीं बोला जा रहा। रात रात भर छत पर बैठी बात करती रहती है। बोलना, अपना भी बोलना अब। हाँ, वो मेरे ऑफिस में साथ में काम करता है। क्या मेरे छोटे भाई बहन दोनों मेरे से इतना आगे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। इस घर में मेरे अलावा कोई सिंगल है भी या नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता भैया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही ना हो? होगी, ब्रेकअप हो गया होगा। अरे ना कोई थी ना कोई है, मैं हमेशा से सिंगल हूँ। लोग क्या कहेंगे कि आपकी एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है? कोई नहीं भैया, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, लेकिन आप दोनों ना मेरी शादी करवा दो, वरना मेरी लूसी किसी और के घर चली जाएगी। क्या चली जाएगी? पापा से कौन बात करेगा? भैया करवा दो ना जैसे भी, वरना मैं मर जाऊंगा। आपको ही कुछ करना होगा। प्रीतम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। कुछ तो बोलो भैया। अरे तू शांति रख, बोल रहा है ना, आदमी को सोचने तो दे। थोड़ी देर बाद प्रीतम कहता है। तेरी शादी सबसे पहले करने के लिए पापा तो कभी मानेंगे नहीं। एक ही उपाय है, तो आज ही जा उससे शादी करके ले आ। ये क्या बोल रहे हो? तो कोई दूसरा रास्ता है क्या तेरे पास? एक बार वो आ जाएगी तो सबको मानना ही पड़ेगा। हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं, तू जा, मम्मी पापा को हम बोल देंगे कि हमें भी नहीं पता है। ठीक है, थैंक यू गाइज। मैं तो सोच रहा था तुम लोग मेरे दुश्मन हो, बट दोनों ने मुझे गलत साबित कर दिया। चल जा, अब वक्त कम है तेरे पास। अनुभव मंदिर में शादी करके लूसी को ले आता है। इधर पवन और उमा भी घर पहुंचते हैं। घर पर लूसी को देखकर पवन कहता है। ये सब क्या है? तुझे शर्म नहीं आई? घर में बड़े भाई बहन कुंवारे बैठे और तू। पापा मैं क्या करता, लूसी की शादी कहीं और हो जाती। रहने दो पापा, अब कर ही लिए इसने शादी, तो इसमें लड़की की क्या ही गलती है। हाँ पापा मान जाओ ना। मेरे मानने से क्या होगा? दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा? प्रीतम की शादी जल्दी से करनी होगी। तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो तो बता दो, उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। इतनी जल्दी लड़की कैसे मिलेगी वैसे भी? पापा कोई नहीं है, और मुझे शादी भी नहीं करनी है। हाय, इस जमाने में भी इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जीत जी आप रहते कैसे हो फिर? अनुभव, भाभी को लेकर कमरे में जाओ। लूसी और अनुभव कमरे में चले जाते हैं। इधर उमा प्रीतम से कहती है। तेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कुछ तो सीख लेता अपने छोटे भाई से। कैसे सीखता? मुझ पर घर की जिम्मेदारी समय के पहले आ गई और वो फ्री घूमता रहता है। अब क्या करे, अंजलि भी कमारी है। पापा इसकी शादी करा दो, इसका भी एक बंदा है। उमा और पवन एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और पवन कहता है। बुला लो लड़के वालों को, कल ही बात पक्की कर देते हैं, वरना कहीं ये भाग गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बुला ले अंजलि कल,
और जाओ दोनों अपने कमरे में। अगले दिन विकास अपनी फैमिली के साथ उम्मा के घर जाता है और अंजलि विकास का रिश्ता तय हो जाता है और महीने भर में अंजलि की शादी करके पवन उसे विदा कर देता है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर पवन कहता है, चलो अंजलि की शादी तो हो गई, वरना टेंशन से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब प्रीतम के लिए लड़की देखनी होगी। हाँ, किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। मैं भी अपने जान पहचान में सबको बोलकर छोड़ देती हूँ कि कोई लड़की बताए। मैं भी कोशिश करता हूँ। सब लोग प्रीतम के लिए लड़की देख देख कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। फिर एक रोज जब अंजलि मायके आई हुई रहती है, तब लूसी उससे कहती है, दीदी जब लड़की मिलने में इतनी परेशानी हो रही है तो क्यों ना हम भैया से बात करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें कभी कोई लड़की पसंद ही ना आई हो। कोई तो होगी ना जिन्हें वो शायद प्रपोज ना कर पाए हो। हाँ सही कहा, चल हम दोनों ही इसका तोड़ निकालकर भैया की शादी लगवाते हैं। अंजलि और लूसी प्रीतम के कमरे में जाती है और अंजलि कहती है, भैया क्या आपको स्कूल या कॉलेज में कभी भी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई? प्रीतम हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ एक लड़की तो थी स्कूल में, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो कहाँ है, अभी आपको पता है क्या? वो इसी शहर में है, बस अब उसके घर वाले भी उसका रिश्ता देख रहे हैं। बस फिर मिल गई लड़की। भैया आप उससे बात करो और मिलो। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। आपको कुछ नहीं करना है भैया, सारी तैयारी मैं करूंगी। आपको बस यही बोलना है जो मैं लिख कर दूंगी, और कुछ नहीं। अंजलि दीदी आप भैया को ड्रेसअप करवाओ, मैं बाजार से गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। ठीक है। लूसी मार्केट जाकर बहुत सारे चॉकलेट और एक टेडी और एक रोज का बुके लेकर आती है। इधर प्रीतम तैयार बैठा था। लूसी सारे गिफ्ट्स प्रीतम को देकर कहती है, भैया ये पेपर है, इसमें जो लिखा है उसे याद कर लो और उस लड़की से जाकर कह देना। अरे नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम दोनों मुझे क्यों भेज रही हो? अरे सब हो जाएगा, आपको बस थोड़ी हिम्मत करनी है और खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है भैया। ठीक है, चलता हूँ तुम दोनों के कहने पर। प्रीतम शीतल के पास जाकर उसे अपने दिल की बात कहता है और उसे सारे गिफ्ट्स देता है। पहले नहीं बोल सकते थे क्या? अब याद आई मेरी? यार आज भी बहुत हिम्मत लगी बोलने में। बोलो ना, विल यू मैरी मी? यस। प्रीतम और शीतल कुछ वक्त साथ में बिताते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और लूसी कहती है, भैया कैसा रहा ये सफर? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है से मेरी गर्लफ्रेंड है तक का। भैया अब आप शादी कर लो जल्दी से बस। हाँ अब उसके घर पर बात करेंगे सब, तब ना। अरे वो मैं देख लूंगा। अरे आपने